नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। पहली बड़ी और शानदार खबर आई है भारत के नए एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को नए ही लेवल पर ले जाने के लिए एक नई तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल को तैयार कर चुका है, जो कहीं ज्यादा रेंज और कहीं ज्यादा स्पीड से दुश्मन देश की तरफ से आ रही मिसाइल्स को 2000 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करके सही एल्टीट्यूड पर डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन इस खबर से भी ज्यादा खास बात यह है कि यह इंटरसेप्शन और मिसाइल लॉन्चिंग का काम किसी खास लोकेशन से नहीं, बल्कि समुद्र में तैरते हुए एक प्लेटफॉर्म से होगा। भारत की फर्स्ट फ्लोटिंग टेस्ट रेंज बनकर तैयार है और आवश्यकता के अनुसार इसे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में तैनात किया जा सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया यह खास जहाज 10,000 टन वजनी है, 200 मीटर लंबा व 60 मीटर चौड़ा है। मिसाइल्स की टेस्टिंग व ट्रैकिंग के लिए इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल ट्रैकिंग, एस बैंड रडार ट्रैकिंग व टेलीमेट्री डिवाइसेस लगे हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म से 100 से लेकर 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स को पॉपुलेशन से दूर समुद्र के बीच से लॉन्च करके मिसाइल टेस्टिंग के रिस्क को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इससे अलग अलग तरह की मिसाइल्स को बनाने के काम में भी काफी तेजी आएगी। अगली बड़ी खबर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में है। क्या चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडियन ओशन में तैनात करने वाला है? इसका जवाब है हां। अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने साफ बताया है कि जिस तरह से चाइना इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी में लगातार अपने निगरानी जहाजों व सबमरीन्स को भेज रहा है, उससे साफ और स्पष्ट संदेश मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी चाइना इस क्षेत्र में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जरूर लाएगा। हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बहुत सारे सपोर्ट शिप्स भी चलते हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम व सप्लाई शिप्स भी शामिल होते हैं। अमेरिकी एडमिरल ने साफ कहा है कि चाइना लगातार दूसरे देशों के इलाकों को कब्जाने के उद्देश्य से ही इतनी बड़ी नेवी का निर्माण कर रहा है। मौजूदा समय में चाइना के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन 2035 तक चाइना 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बना लेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा एडवांस नहीं है और जिस तेजी से एक से एक ताकतवर व एक से एक ज्यादा स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार हो रही हैं, उसे देखते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, यानी किसी काम के नहीं रहेंगे। अगली बड़ी खबर में बात करते हैं भारतीय नेवी के लिए बड़ी समस्या का कारण बन रहे माइन स्वीपर शिप्स की। माइन स्वीपर खास तरह के जहाज होते हैं जो दुश्मन देश द्वारा हमारी कोस्टल लाइन के नजदीक बिछाई गई माइंस को डिटेक्ट करके उन्हें डिफ्यूज कर देते हैं। माइंस खास तौर पर पानी के अंदर उस मार्ग में बिछा दी जाती हैं जहां से सबमरीन्स व दूसरे बड़े जहाज गुजरते हैं। भारत लंबे समय से ऐसे माइन स्वीपर जहाज मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनवाना चाहता था, लेकिन इस 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से साउथ कोरियन फर्म के अलग हो जाने के कारण सारा काम रुक गया था। ऐसे में भारत का पुराना दोस्त रशिया सामने आया और हमें अपने अलेक्जेंड्रिट क्लास के माइन स्वीपर को बेचना चाहता है। इस जहाज की खास बात यह है कि इसमें बहुत अधिक भारी लो मैग्नेटिक स्टील का हल नहीं लगा है, बल्कि उसकी जगह ज्यादा मजबूत, ज्यादा हल्का व ज्यादा वर्षों तक चलने वाला फाइबर ग्लास हल लगा हुआ है। इससे यह माइन स्वीपर काफी हल्का है और यह लगभग 30 वर्षों तक इंडियन नेवी के लिए लगातार माइंस को हटाने का काम कर सकता है। हालांकि इस जहाज के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी या नहीं, यह देखने वाली बात है। अगली बड़ी खबर चाइना की तरफ से है। चाइना लगातार भारत व पाकिस्तान के बीच लड़ाई के माहौल का फायदा उठाकर अपने डिफेंस उपकरणों जैसे JF-17 फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स आदि को पाकिस्तान को बेच रहा है। पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि उसे अब अमेरिका व अन्य वेस्टर्न कंट्रीज से हथियार नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए सिर्फ चाइना का ही सहारा है। चाइना ने अपने JH-7A फाइटर जेट को चाइना व पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर दिया है और लगातार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ तैयार रहने की नसीहत देते हुए JH-7A को खरीदने की पेशकश की है।
चाइना अपनी बनाई हुई रिपोर्ट में पाकिस्तान को बता रहा है कि JH-7A फाइटर जेट इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को दबा सकता है, जबकि सच यह है कि JH-7A सिर्फ एक मीडियोकर यानी कि एवरेज एयरक्राफ्ट है जो मात्र 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही उड़ सकता है। इसकी रेंज भी ज्यादा नहीं है। इसमें 2 चाइनीज WS-9 इंजन लगे हैं जो मिलकर भी सिर्फ 108 किलो न्यूटन का ही ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर पाते हैं। ना तो यह स्टेल्थी है और ना ही सुपर मैन्यूवरिंग कर सकता है। इसमें एक एडवांस्ड AESA रडार तक नहीं है। JH-7A एक भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकता है जो पाकिस्तान को पहले से ही चाइना से मिला हुआ JF-17 ना कर सके। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान चाइना के दबाव में आकर एक और एवरेज क्वालिटी वाला फाइटर जेट खरीदेगा। बात करें लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले मेन बैटल टैंक की, तो भारत लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले रशियन मेड 464 T-90 टैंक्स को ले रहा है। खास बात यह है कि 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को अंडर लाइसेंस चेन्नई में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में बनाया जा रहा है और सभी 464 टैंक्स की डिलीवरी 2023 तक पूरी कर दी जाएगी। इन एडवांस्ड T-90 टैंक्स में, जिन्हें भीष्म भी कहा जाता है, ये वजन में मात्र 46.5 टन के होते हैं और इनमें 125 mm की स्मूथ बोर बैरल लगी होती है जो हर तरह की सेल्स को फायर कर सकती है, फिर चाहे प्रिसीजन गाइडेड सेल्स ही क्यों ना हो। साथ ही इसकी बाहरी सतह पर रिएक्टिव आर्मर भी लगा है जो किसी भी अटैक के समय खुद नष्ट होकर टैंक को सुरक्षित रखता है। ये ऑर्डर पूरा होने पर इंडियन आर्मी के पास 1500 से भी अधिक T-90 टैंक्स का बेड़ा हो जाएगा। हालांकि एक चुभता हुआ सवाल यह भी है कि इंडियन टैंक अर्जुन मार्क 2 को इतनी तवज्जो क्यों नहीं मिल रही है। जैसे ही पुराने पैरामीटर्स को अर्जुन टैंक पास करता है तो इंडियन आर्मी इसमें नए अपग्रेड्स जोड़ने की डिमांड कर देती है और इसके बाद फिर से लंबे चलने वाले फील्ड ट्रायल्स का दौर चलता रहता है। जब तक स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तब तक इन प्रोजेक्ट्स को पैसे नहीं मिलेंगे और ये पिछड़ते ही रहेंगे। अगली बड़ी खबर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से है। इसरो 2021 में पूरे होने वाले गगनयान नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें अंतरिक्ष में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए रशिया की ग्लेबकोस्मोस कंपनी के साथ एक करार किया जा रहा है जिसमें यह रशियन स्पेस एक्सपर्ट कंपनी इंडियन एयरफोर्स से सेलेक्ट किए गए एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष के हालातों के हिसाब से अच्छे से ट्रेन करेगी। साथ ही एग्रीमेंट के अनुसार यह कंपनी एस्ट्रोनॉट्स के लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि सप्लाई ऑफ एयर एंड फूड व वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में इसरो की सहायता करेगी। इसके अलावा सभी उपकरण ठीक से काम करें यह सुनिश्चित करने के लिए सही टेम्परेचर को मेंटेन करना भी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। भारत इंडियन एयरफोर्स के 12 पायलट्स को सेलेक्ट करके रशिया भेजेगा व इनमें से बाद में सिर्फ 4 को ही फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। इसरो से ही जुड़ी हुई एक और बहुत चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जब इसरो का चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड कर रहा था, ठीक उसी समय उत्तरी कोरिया के कुछ ग्रुप्स द्वारा इसरो के कंप्यूटर्स पर एक साइबर अटैक किया गया था जिससे अंतिम समय में कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पर असर पड़ने की आशंका है। इसकी जांच की जा रही है। इसरो को पहले से ही इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी होने संबंधी सूचना पहले से ही मिल चुकी थी। पिछले सप्ताह भी रिपोर्ट आई थी कि इसी तरह के समूह ने भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर में भी ऐसी ही कोशिश की थी जिसमें इस ग्रुप ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के एक कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर दिया था। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर की मेन प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर्स को इंटरनेट से दूर रखा गया था जिस कारण इस न्यूक्लियर रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे जैसे भारत तरक्की करता जाएगा इस तरह के गलत लोग हर वो कोशिश करेंगे जिससे भारत का डेवलपमेंट प्रभावित हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफी रिसोर्सेज को लगाकर इसे फुल प्रूफ बनाना चाहिए। अगली बड़ी खबर में जानते हैं कि डिफेंस उपकरणों की खरीद करते समय भारत में किस कदर समय लगाया जाता है कि टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड हो जाती है। इसका ताजा उदाहरण 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स जैसे एम्फीबियस शिप्स के टेंडर को कैंसिल करने से समझा जा सकता है। 30,000 टन वजनी ये एम्फीबियस शिप्स न सिर्फ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवा सकते थे बल्कि बड़ी संख्या में सोल्जर्स व टैंक आदि को भी दूर दराज के किसी कोस्ट लाइन तक पहुंचाकर दुश्मन के लिए एक नया फ्रंट खोल सकते थे। इन जहाजों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी किया जा सकता था। 20,000 करोड़ में बनने वाले इन 4 जहाजों की प्रोसेस 2006 में शुरू हुई थी और इसी साल इसका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दिया जाना था।
लेकिन लास्ट मोमेंट में ये पूरे टेंडर को ही कैंसिल कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी को स्टडी करके दोबारा इसका टेंडर निकालेंगे। डिफेंस उपकरणों को खरीदने की प्रोसेस को इतना लंबा बना दिया जाता है कि सैनिकों को सही समय पर सही उपकरण मिल ही नहीं पाते हैं। राफेल फाइटर जेट के मामले में भी हमने देखा था कि कैसे 2004 में शुरू हुई प्रोसेस को सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद 2013 में कैंसिल कर दिया गया था। इस तरह समय की बर्बादी से डिफेंस फोर्सेस का मनोबल कम होता है और उनकी तैयारियां प्रभावित होती हैं। बात करते हैं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की। नासा एक स्पेस एजेंसी है, लेकिन यह इसके साथ साथ कई तरह के प्रोजेक्ट्स को भी करती रहती है। अब नासा ने X-57 नाम के एक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाया है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। खास तरह की लिथियम आयन बैटरी से इसकी क्रूज मोटर को चलाया जाता है, जिससे यह एयरक्राफ्ट बाकी प्लेन्स के मुकाबले ज्यादा तेज चलता है, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं करता है और ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले बेहद ही कम आवाज करता है। भविष्य में धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल व डीजल कार्स की जगह ले रही है, उसी तरह से नए इलेक्ट्रिक प्लेन्स भी आ जाएंगे और काफी एडवांस्ड होंगे। X-57 की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को रेगुलेटर्स व एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ शेयर किया जा रहा है ताकि इसे जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर में बात करते हैं एक सर्वे की। हम सब यही सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोग लगातार भारत के खिलाफ ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गैलप इंटरनेशनल के द्वारा किए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान में 53% लोगों को सबसे बड़ी चिंता अपने देश की लगातार खराब होती जा रही इकोनॉमी को लेकर है। जहां भारत के पास $400 बिलियन से भी ज्यादा के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास मात्र $8 बिलियन हैं, जिनसे सिर्फ 50 दिन के लिए ही दूसरे देशों से मंगवाए जा रहे इंपोर्ट्स को पूरा किया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान IMF व दूसरे देशों से लगातार लोन्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के 23% लोगों को बेरोजगारी की चिंता है और मात्र 8% लोगों ने ही भारत के इंटरनल मैटर्स में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी माहौल बनाने का सारा काम वहां की आर्मी द्वारा किया जाता है, ताकि पाकिस्तानी आर्मी वहां की हर एक्टिविटी पर अपना कंट्रोल रख सके व बजट में से मनमाना हिस्सा अपने लिए ले सके। अब देखने वाली बात यह है कि इस सर्वे पर पाकिस्तान के लोग और वहां की आर्मी क्या रिएक्शन देते हैं। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।